हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटास जर्नल में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, कंबसन एंड फ्लेम के बारे में। तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कंबसन के बारे में और इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ कंबसन के बारे में। आज हमारी थर्ड क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लेम के बारे में। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं फ्लेम के बारे में पढ़ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, तो आइए हम समझते हैं फ्लेम को। ठीक है। A flame is the visible gaseous part of fire where the combustion of fuel take place। यानी फ्लेम क्या होता है? वो विजिबल पार्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि कंबसन क्या हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो वही होता है हमारा फ्लेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल द सब्सटेंस आर नॉट बर्न विथ फ्लेम। यानी सारे सब्सटेंस क्या होते हैं? बर्न नहीं होते हैं फ्लेम के साथ। जैसे अगर एग्जांपल ले, फ्लेम के साथ कौन कौन से सब्सटेंस जलते हैं, तो हमारा हो गया जैसे कैंडल हो गया, फ्लेम के साथ जलता है। एलपीजी हो गया, फ्लेम के साथ जलता है। अब कौन से सब्सटेंस वो है जो फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं? तो हमारा चारकोल हो गया जो फ्लेम के साथ नहीं जलता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस भी है जो फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। ठीक है, चलिए द सब्सटेंस दैट वेपराइज बर्न विथ अ फ्लेम। यानी जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? वेपराइज होता है। जब मान लो जलता है तो वो क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। मान लो तुम पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा देते हो, तो आग लगाने के बाद पेट्रोल कहाँ गायब हो जाता है? वो क्या होता है? वेपराइज हो जाता है। ठीक है, उड़ जाता है हवा में। अब मान लो तुम मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जलाने के बाद क्या होती है? जो वैक्स होता है हमारा, वैक्स क्या होता है? धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है मोमबत्ती जलती है। तो आप कहोगे भैया कि हम मोमबत्ती जलाने के बाद पिघल के वहीं गिरने लगता है। ठीक है, कुछ मोमबत्ती तो बच जाता है, लेकिन जब तुम मोमबत्ती जलाओगे उसके बाद जब तुम उसे वापस से मोमबत्ती बनाओगे, जो वैक्स बच जाता है, तो वो जितनी थी स्टार्टिंग में उतनी मोमबत्ती नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो उसमें का कुछ अमाउंट में क्या होता है? वेपराइज हो जाता है वैक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम चारकोल ले सकते हैं। डज नॉट वेपराइज, यानी चारकोल जो है वेपराइज नहीं होता। ठीक है, ये फ्लेम के साथ जलता नहीं है तो इसलिए वेपराइज भी नहीं होता है। ठीक है, इट विथ आ ग्लो रेदर देन अ फ्लेम। यानी फ्लेम इसमें नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है? हीट होती है, ग्लो करता है ये बस। रेड रेड जब जलेगा, अगर आपने आसपास गए हो कहीं पर भट्टी पे, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कहीं पर नान बनते हुए, तो वहां पर आपको ये दिखेगा। ठीक है, कि जो चारकोल होता है हमारा वो क्या होता है? बस ग्लो देता है और हीट देता है। अब सम मटेरियल, जैसे कुछ मटेरियल ऐसे भी है जो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी हो गया, बंगस्टेड बर्नर हो गया, ड्यू टू प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ब्लू जलते क्यों हैं? क्योंकि इन्हें प्रॉपर सप्लाई मिलता है हमें ऑक्सीजन का। अब कब आप देखेंगे कि कुछ समय बाद, या फिर आपने देखा होगा कभी बार गैस में क्या होता है? दिक्कत हो जाती है बर्नर में, तो वो क्या होता है? उसका फ्लेम जो होता है येलो जलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो येलो जब जलता है तो ऐसा इसलिए होता है, ये कारण है इसका, कि जो हमारा बर्नर है वो उसमें क्या होता है? प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है वो येलो फ्लेम आ जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ड्यू टू नॉट सफिशियंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एलपीजी एंड बंगस्टन बर्नर फ्लेम इज येलो। यानी जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, जैसे मैंने बताया अभी, तो इससे क्या होता है? जो फ्लेम होता है वो क्या होता है? येलो जलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। When there is sufficient oxide supply, the material burn with the blue with the बर्न और नॉन लुमिनस फ्लेम। तो उसे हम क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन यानी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है, जब हमें प्रॉपर यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब जलता है वो ब्लू फ्लेम के साथ, तो उसे नॉन लुमिनस हम क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे या नॉन लुमिनस फ्लेम कहेंगे। इट प्रोड्यूस, अब ये जो नॉन लुमिनस फ्लेम होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस करता है लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट। बहुत कम लाइट मिलेगी लेकिन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई मिलेगी। ठीक है, लिटिल अमाउंट में लाइट मिलेगी लेकिन एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई मिलेगी हमें।
ठीक है। दिस फ्लेम डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू बिहाइंड, यानी ये जलने के बाद जो राख होता है, राख वो नहीं छोड़ता है। ठीक है, जलने के बाद जो भी राख होता है बचता है जो हमारे पास, वो नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये वाले फ्लेम जो नॉन लुमिनियस फ्लेम होते हैं। आगे आते हैं, इफ देयर इज एन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई द मटेरियल बर्न विद द येलो और लुमिनियस फ्लेम। जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है तो जलने के बाद जब इनसफिशिएंट उसे ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, यानी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती ऑक्सीजन की, तो वो कैसा फ्लेम जलता है? येलो का फ्लेम चलता है। ठीक है, येलो फ्लेम में जलने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं लुमिनस फ्लेम। ठीक है, क्या कहते हैं? लुमिनस फ्लेम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट प्रोड्यूस एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये क्या होता है? हमें प्रॉपर यानी जितनी चाहिए होती है उतनी हमें हीट भी दे देता है और लाइट भी दे देता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? जलने के बाद इट लीव ब्लैक सूट ऑन रेसिड्यू ऑफ बर्निंग, यानी जलने के बाद हमें ये क्या इसमें देखने को मिलता है, हमें राख वगैरह देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, जलने के बाद जैसे कोयला जलाते हैं तो कोयला के बाद हमारे पास राख बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। जैसे हमारे काव डंग जलाते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास राख बच जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम कैंडल फ्लेम के बारे में। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कैंडल के फ्लेम के बारे में। तो पहले हम कैंडल देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो हमारे पास ये कैंडल है। ये कैंडल में क्या होता है? 3 जोन होते हैं। पहला होता है ब्लैक स्पॉट, जो हमें क्या कहते हैं? जो सबसे थर्ड जोन होता है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट जिसे कहते हैं और इनर जोन भी कहते हैं। सेकंड होता है हमारे पास मिडल जोन, जो कि येलो फ्लेम में जलता है। और थर्ड जोन होता है हमारा टॉप फ्लेम, जो होता है हमारा, जो फ्लेम ब्लू फ्लेम में चलता है हमारा। ठीक है, आइए अब इसे जानते हैं पढ़कर। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं इसे। द पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम, फ्लेम में नॉट हैव सेम कलर यूनिफॉर्मली। ठीक है, फ्लेम का जो कलर होता है वो क्या होता है? सारा सेम नहीं होता है। ठीक है, देयर आर 3 जोन ऑफ फ्लेम, यानी 3 जोन होते हैं फ्लेम के। पहला होता है हमारा इनर जोन, दूसरा होता है मिडल जोन और थर्ड होता है हमारा आउटर जोन। ठीक है, अब डार्क जोन, जिसे हम इनर जोन भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? डार्क होता है, यानी ब्लैक कलर का होता है। देयर इज अ नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दिस एरिया सो वैक्स वेपर डज नॉट बर्न, यानी इसमें क्या होता है? जो वैक्स वेपर होता है वो बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारे डार्क जोन में। सेकंड आता है हमारा मिडल जोन। ठीक है, मिडल जोन जो कि लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, लेस हॉट होता है या लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, तो ये हमारा है द कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस ऑन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स। ठीक है, बिकम व्हाइट हॉट एंड एमिट लाइट। इसमें क्या होती है? लाइट तो होता है लेकिन क्या होता है? लेस हॉट होता है, कम गर्म होता है। जो टॉप लेयर होती है उससे मुकाबले ये कम गर्म होता है और लाइट भी होती है इसमें। ठीक है, अब जो नाइफ लगाएंगे, ठीक है, हम नाइफ लगाएंगे, नाइफ या ब्लेड इज ब्लैक ड्यू टू द मिडल जोन। अगर मिडल जोन में हम नाइफ लगाते हैं तो वो कैसा कर देगा? ब्लैक कर देगा इस नाइफ को। ठीक है, अभी आपको दिखाया जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारा कैंडल का स्ट्रक्चर। तो कैंडल हमारा, ये जो हमारा सबसे इनर पार्ट होता है उसमें क्या होता है? डार्क जोन होता है, जिसे इनर जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है? बिल्कुल भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती या लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। सेकंड पार्ट होता है हमारा मिडल जोन। ठीक है, उसे लुमिनस जोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये लेस हॉट होता है किसके मुकाबले? ये हमारा टॉप यानी आउटर जोन के मुकाबले ये लेस हॉट होता है। ये किस कलर का होता है? तो येलो कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का। थर्ड पार्ट होता है हमारा आउटर जोन, जिसे हम नॉन लुमिनस जोन भी कहते हैं और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट होता है सबसे थर्ड पे। ठीक है, तो ये हमारे कैंडल के 3 जोन, जो कि ये जो थर्ड हॉटेस्ट पार्ट है इसी पे ज्वेलरी जो होते हैं वो उससे क्या करते हैं? गोल्ड को, सिल्वर को पिघलाते हैं। ठीक है, उसे पिघलाकर फिर उसे चेंज करते हैं। ठीक है, सोले से पिघलाते हैं उसे। तो आइए अब देखते हैं इसके आगे हम। ठीक है, थर्ड थर्ड जोन के बारे में पढ़ते हैं, आउटर जोन के बारे में।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि हम सेकंड जोन में देखेंगे। ठीक है, कि जैसे नाइफ को ब्लैक करता है हमारा, ठीक है, कैंडल का सेकंड जोन जो है येलो हमारा कैसे नाइफ को ब्लैक करता है। ठीक है, तो चलिए रख के देखते हैं। तो ये देखिए कैसे हमारा कैंडल क्या है, जो सेकंड जोन होता है यानी मिडल जोन, वो नाइफ को ब्लैक कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम और रखते हैं ज्यादा तो और ज्यादा हमारा क्या होगा, नाइफ ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए ब्लैक हो रहा है, तो ऐसे ही ये क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। चलिए फिर अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट के बारे में, आउटर जोन यानी हॉटेस्ट पार्ट। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज एडिक्वेट, सो दैट्स व्हाई कंप्लीट कंबशन ऑकर। यानी मान लो हमारे पास ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई है, ठीक है, थर्ड जोन के पास, तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है, और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट भी होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो मेल्ट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने का काम करता है यही पार्ट। ठीक है, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है हमारा। अब आते हैं फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट व्हेन बर्न इज कॉल्ड फ्यूल। यानी वो सब्सटेंस जो हीट और लाइट दे हमें बर्न होने पर, उसे क्या कहेंगे, हम फ्यूल कहेंगे। अब फ्यूल के भी टाइप्स होते हैं, तो कितने टाइप्स होते हैं फ्यूल के, तो 3 टाइप्स होते हैं मेनली। ठीक है, एक होता है हमारा सॉलिड फ्यूल, दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल, और तीसरा होता है हमारा गैसियस फ्यूल। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब उनके बारे में। तो हमारा सॉलिड फ्यूल क्या होता है, सॉलिड फ्यूल वो होता है जो सॉलिड रहे रूम टेम्परेचर में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए सॉलिड फ्यूल में, जैसा हमारा वुड है, तो वुड क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। चारकोल है हमारा, वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा सॉलिड फ्यूल क्या होता है, वो फ्यूल होता है जो कि हमारा जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो, सॉलिड रहे, जैसे वुड हो गया, काउ डंक हो गया, कोल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लिक्विड और गैसियस के बारे में। चलिए बच्चों आगे जानते हैं हम लिक्विड फ्यूल के बारे में। लिक्विड फ्यूल क्या होता है, द फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। यानी वो फ्यूल जो कि क्या हो, रूम टेम्परेचर में हमें लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे हमारा किरोसिन हो गया, ऑयल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे जानते हैं गैसियस फ्यूल के बारे में। तो जो गैसियस फ्यूल वो होते हैं जो कि क्या हो, रूम टेम्परेचर में हमारा गैसेस स्टेट में हो। ठीक है, जैसे नेचुरल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, ये सारे गैसेस। चलिए आगे जानते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में कि ये क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबसन। यानी कंप्लीट कंबसन होने के बाद, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट मिलता है हमें, ठीक है, 1 किलोग्राम में इसे नापा जाता है फ्यूल के रूप में। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसे ऐसा यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट या फिर यूनिट भी कहते हैं। इसे हम किलो पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम के नाम से जानते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं, kg/kg, kj/kg लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। अब क्या होता है आगे जानते हैं, द हायर द कैलोरिफिक वैल्यू इज द बेटर फॉर फ्यूल। जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, उस वो फ्यूल क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। जैसे एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी की वैल्यू क्या होती है, कैलोरिफिक वैल्यू हाई होती है, इसलिए एलपीजी अच्छा फ्यूल माना जाता है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा हाई होती है हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, आइए उसके बारे में भी देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं हम कि 1 किलो फ्यूल जलने पर कौन सा कितनी हमें किलो जूल, ठीक है, पर किलोग्राम देता है एनर्जी। जैसे काव डंग केक है, ये इसे उपले भी कहते हैं, ये हमें 1 किलो जलता है तो कितने 6000 से हमें 8000 तक कैलोरिफिक वैल्यू देता है। जैसे वुड है हमारा, तो वुड है हमारा 17000 से 22000 तक कैलोरिफिक वैल्यू देता है। कोल है, तो कोल है हमारा जो 25000 से 33000 तक कैलोरिफिक वैल्यू देता है। हमारा पेट्रोल है तो 45000 देता है कैलोरीफिक वैल्यू। किरोसिन है तो किरोसिन हमारा 45000 वैल्यू देता है।
और डीजल है, तो तीनों क्या है, एक ही जैसे 45,000 ही वैल्यू देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। मीथेन है, जो कि मीथेन क्या करता है, सिर्फ 5,000 कैलोरीफिक वैल्यू देता है हमें। उसके बाद हमारा सीएनजी आता है, सीएनजी जैसे भरा जाता है, ठीक है, गाड़ियों में, तो ये 50,000 कैलोरीफिक वैल्यू देता है हमारी। उसके बाद आता है एलपीजी, जो हमारे घरों में यूज होता है, वो 55,000 कैलोरीफिक वैल्यू देता है, जिसे हम गुड फ्यूल मानते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसे घर में यूज करते हैं। और बायोगैस, बायोगैस 35,000 से 40,000 तक कैलोरीफिक वैल्यू देता है, और इसे भी ज्यादातर गाँव में बायोगैस को यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सबसे ज्यादा हमें वैल्यू देता है, 1,50,000 कैलोरीफिक वैल्यू देता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है फ्यूल के रूप में। लेकिन हम इसे घरों में यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे रॉकेट उड़ाया जाता है तो रॉकेट में हमें फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है। अगर मान लो आगे के टाइम पे जब नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा, तो इसका यूज हम देख सकते हैं कि हमारे घरों में इसका यूज हो सकता है, ठीक है। अभी कोई चांस नहीं है जब तक नेचुरल गैस है हमारे पास, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आइए देखते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, यानी गुड फ्यूल हम किसे माने। तो अ गुड फ्यूल इज अ वन विच इज रीडेबल अवेलेबल, ठीक है, यानी ये आसानी से हमें मिल जाना चाहिए, चीप होना चाहिए, बर्न आसानी से हो जाना चाहिए, ये एयर में मॉडरेट रेट होना चाहिए, प्रोड्यूस करे हाई अमाउंट ऑफ हीट, यानी ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास जो आसानी से मिल जाना चाहिए, ठीक है, और उसकी वो चीप होना चाहिए, ठीक है, सस्ता मिल जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे हमें, उसे हम गुड फ्यूल मानेंगे। जैसे कि हमारा इट शुड बी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इजिली अवेलेबल एंड चीप, यानी अवेलेबल हर जगह होना चाहिए और चीप भी होना चाहिए, ठीक है, सस्ता भी होना चाहिए। इट इनिशियल टेम्परेचर शुड बी नाइदर वेरी लो और नॉट वेरी हाई, यानी उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए, आसानी, बहुत ज्यादा आसानी से भी नहीं जलना चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहिए जलने में, ठीक है। इट शुड बी लीव एनी नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, यानी बर्न होने के बाद उसके राख भी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, छूटनी चाहिए। आगे देखते हैं। इट शुड प्रोड्यूस पॉइजनियस, शुड नॉट प्रोड्यूस पॉइजनियस कंबशन प्रोडक्ट और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, यानी उसे पॉइजनियस क्या होना चाहिए, सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए और कोई भी पोल्यूटेंट एनवायरमेंट को हार्मफुल नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी इको फ्रेंडली, और एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होना चाहिए, और शुड बी सेफ टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, और उसे स्टोर करना, ठीक है, हैंडल करना आसान हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होना चाहिए। तो ये एक होनी चाहिए हमारे गुड फ्यूल में क्वालिटी, ठीक है। चलिए आइए आगे जानते हैं हम। आइए जानते हैं इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल के बारे में। द इंक्रीज ऑफ फ्यूल कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरमेंट, जैसे जैसे ये हमारा कंजप्शन बढ़ता जा रहा है फ्यूल का, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हार्मफुल होता जा रहा है एनवायरमेंट। कैसे? द excessive use of wood as fuel required cutting down more tree, जब ज्यादा हम फ्यूल का यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन डिफॉरेस्टेशन विच इज हार्मफुल टू एनवायरमेंट, और जिससे क्या होगा, हमारा डिफॉरेस्टेशन होगा, जिससे हार्मफुल होगा हमारा एनवायरमेंट, ठीक है। सेकेंड देखते हैं। बर्निंग कार्बन फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ठीक है, वुड हो गया, रिलीज एक्स एंड फाइन पार्टिकल ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर, और ये क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है हमारे एयर में, ठीक है, ये क्या करता है, हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज उत्पन्न करता है, ठीक है, सांस की बीमारियां होने लगती है जिसकी वजह से। थर्ड है हमारा इनकम्प्लीट कंबसन, मान लो आपने कोई आग जलाई, आग जला के उसे आधा बुझा के छोड़ दिया, उसमें से जो धीरे 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 गैस निकलती है, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। जैसे कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उनमें से जब आधा अधूरा छोड़ देते हैं उसे, तो उसमें से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने लगती है, जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनियस हो सकती है। अगर हम उसे लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारी क्या होती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए और देखते हैं इफेक्ट के बारे में। जैसे
हमारा बर्निंग कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज वेरी सफोकेटिंग एंड corrosive। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग होता है, ठीक है, जिससे सांस नहीं आती सही से। तो ये हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा ही गैस होता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन एमिट गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का जो गैसियस फॉर्म होता है वो ऑक्साइड रिलीज करता है पेट्रोल वाले इंजन, ठीक है। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर फॉर्मिंग एसिड। अब ये क्या होता है, रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और जो वाटर होता है उसे एसिड का फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। द रेन कंटेनिंग सच एसिड इज नोन एज एसिड रेन। अब जब ये एसिड रेन में मिल जाता है तो हम इसे ही क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा, ठीक है, उसे ही हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे सुना होगा कि मम्मी पापा कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाने के लिए, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उस पहली बारिश में ये सारे जो एसिड है वो मिल जाते हैं और बारिश होती है, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है बॉडी को, डिजीज हो जाती है, स्किन डिजीज, इसीलिए, ठीक है। अब ये जो एसिड रेन है ये क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ बाकी चीजों को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे हमारा सॉइल हो गया, ठीक है, क्रॉप्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, बिल्डिंग में जैसे ताजमहल हो गया, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, येलो हो रहा है धीरे धीरे। तो इन सारी चीजों को ये क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।